2022 के पहले सेट के जो क्वेश्चन शेष रह गए थे, आज के इस वीडियो में उन क्वेश्चनों को सॉल्व करके इस पहले सेट को समाप्त किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। छठवें सवाल में कहा जा रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है। जब सम की बात करें और क्रमागत की बात करें तो संख्याओं को कैसे माना जाता है, इस चीज की जानकारी आप सभी को होना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि जो क्रमागत संख्याएं होती हैं क्रमागत संख्याएं कहने का तात्पर्य यह है कि ठीक बाद आने वाली नंबर। जैसे अगर मैं कहूं 4 का क्रमागत संख्या, तो 4 की क्रमागत संख्या जो है वो है 5। 5 का पूछा जाए तो 6, 6 का पूछा जाए तो 7। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि 4 का क्रमागत सम संख्या, तो मतलब मुझे दो बातों का ध्यान देना होगा। 4 का क्रमागत संख्या तो होना ही चाहिए, मतलब 4 के ठीक बाद आने वाली संख्या होनी चाहिए, लेकिन सम होनी चाहिए। तो अब अगर मैं 5 लिखता हूं तो मेरी बात गलत हो जाएगी, क्योंकि 5 इसका क्रमागत तो है लेकिन वो सम नहीं है। मतलब अगर सम संख्या की बात करेगा तो क्रमागत पाने के लिए इसी संख्या में हम लोगों को 1 जोड़ने से नहीं मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ क्या किया था, 4 में 1 जोड़ा था तो मुझे अगला क्रमागत संख्या मिला था, लेकिन अब 4 में 1 जोड़कर मैं सम प्राप्त नहीं कर सकता। जब भी सम प्राप्त करना हो या विषम प्राप्त करना हो तो उस संख्या में हमें 2 जोड़ना होता है, तब जाकर हमें अगली क्रमागत संख्याएं मिलती है जो सम होती है। जैसे कि यहाँ पे 6 है, 6 जो है सम भी है क्रमागत भी है, मतलब इस तरह से हमें कुछ मानना पड़ेगा। तो अगर मैं पहली संख्या को माना, पहली संख्या बराबर x है, तो दूसरी क्रमागत संख्या को, दूसरी सम क्रमागत संख्या को अगर मुझे मानना है ना, तो मुझे 1 जोड़कर नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ मुझे 2 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सम की बात किया हुआ। अगर सम नहीं होता ना तो मैं बस यहाँ 1 जोड़ लेता तो मुझे अगला क्रमागत संख्या प्राप्त हो जाता। तो इस तरह से पहली संख्या को भी मान लिया गया है और दूसरी संख्या को भी माना गया है उसी के आधार पर। अब जैसा सवाल में कहेगा वैसा हमें करना होगा। तो सवाल में तो कहा गया है कि इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल, मतलब इनके वर्ग की बात नहीं किया है बल्कि इनके वर्गों का योगफल कहा है। तो इन दोनों संख्याओं को ले लिया जाए, जैसे ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का वर्ग कर लिया जाए और इनका योगफल निकाला जाए। सवाल ने कहा है कि इनका योगफल जो है वो 244 प्राप्त होगा, तो 244 के बराबर कर लिया जाए। तो इस प्रकार ये हमारा समीकरण बनके तैयार है। अब इसे एक मानक रूप का समीकरण बनाने के लिए हमें थोड़ा हल करना होगा, और हल करने के बाद हमारी इच्छा हम किसी भी विधि से इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण को हल करने की बहुत सी विधियां हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा है, तो हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाना होगा और इसका प्रसार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ a स्क्वायर, ये a का काम करेगा, ये b का काम करेगा, फिर होगा यहाँ पे b का स्क्वायर और फिर 2a और b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, जहाँ जहाँ a होता है वहाँ x, जहाँ जहाँ b होता है वहाँ 2 रखकर इसका प्रसार कर लिया गया है और बराबर है 244। अब जो है एक्स स्क्वायर को और एक्स स्क्वायर को जब हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 2 2 जा 4, x इज इक्वल टू 244। इसको ठीक से लिखा जाए, जैसे कि 2x स्क्वायर को सबसे पहले, फिर आएगा 4x की बारी, और 4 को भी लिख लिया जाए, साथ ही साथ 244 को इधर ला लिया जाए, तो ये माइनस में हो गया है 244 बराबर 0। एक लाइन और, 2x स्क्वायर प्लस 4x, और 244 में से 4 को माइनस किया जाए तो ये आ जाएगा 240 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि इस पूरे समीकरण में अगर मैं 2 से भाग दे दूँ ना तो सारे पद कटकर छोटे हो जाएंगे। तो ऐसा हम कर लें, तो 2 से इसमें भाग दिया जाए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर
और जब इसमें 2 से भाग दूंगा तो ये हो जाएगा 2x, और जब मैं इसमें 2 से भाग दूंगा तो ये हो जाएगा 120, और जब मैं इसमें 2 से भाग दूंगा तो इसको तो कुछ असर ही नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर या तो हम मध्यपद को तोड़कर इसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब गुणनखंड विधि से, चाहे से इधर आचार्य सूत्र लगा सकते हैं, या पूर्ण वर्ग विधि से भी इस सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि कल ऐसा ये क्वेश्चन था, द्विघात समीकरण था जिसे हमने गुणनखंड विधि से हल किया था, तो आज के इस सवाल को हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए सबसे पहले कि एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये तो अच्छी बात है कि एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पे पहले से ही कुछ भी नहीं है, तो हमें अब आगे का काम देखना है। तो दूसरा काम होता है कि यहाँ पे जो b होता है उसे लेना होगा, उसका आधा किया जाएगा, और आधा करने के बाद उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसी संख्या को हमें दोनों तरफ जोड़ना होता है, और साथ ही साथ इस 120 को मैं यहाँ से हटा के उस तरफ ले जाऊँगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 120 जो है इस तरफ आ चुका है, और ये जो प्लस में 1 हमें मिला था ये कैसे मिला एक बार फिर बता दूं। तो यहाँ जो b होता है इस b को लेकर आधा किया जाता है, और आधा करने के बाद जो प्राप्त होता है उसका हमें स्क्वायर करना होगा, और स्क्वायर करने के बाद जो नंबर मिलेगा उस नंबर को हमें इधर भी जोड़ देना है और इधर भी जोड़ देना है, ताकि मान में कोई परिवर्तन ना हो। अब अपने आप यहाँ जो है ना एक फार्मूला बन जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, जिसमें a का काम करेगा x और b का काम करेगा 1, बराबर यहाँ जोड़ लिया जाए तो ये हो जाएगा 121। तो यहाँ पर इस पूरे का होल स्क्वायर लगा दिया जाए। a प्लस बी का जब होल स्क्वायर करेंगे तो हमें यही ऊपर वाली लाइन मिलेगी। यहाँ से हमें x लिखना होगा, यहाँ से हमें 1 लिखना होगा, और बीच में अगर प्लस है तो प्लस, अगर माइनस है तो यहाँ माइनस लिखना होगा। और इस तरह से ये a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है। और इस तरह से a प्लस बी या a माइनस बी का फार्मूला बनाकर इसे आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे और इधर रूट लगा लिया जाएगा। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू, जब 121 रूट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस 1 दो प्लस माइनस 11 दोनों मिल जाएगा। और अब x को हमें यहीं रहने देना है और 1 को इधर लेते आना है, तो 1 आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे दो केस अलग अलग बना लिया जाए। x इज इक्वल टू, एक बार प्लस 11 लेंगे और एक बार हम लोग माइनस 11 लेंगे। तो जब 10 में से एक गया, 11 में से एक चला जाएगा तो 10 बचेगा। तो ये यहाँ से x का मान 10 आएगा और यहाँ से x का मान माइनस में 12 आएगा, जो कि अमान्य है। ये अमान्य इसलिए हो गया क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि धनात्मक सम संख्या होना चाहिए, तो लेकिन ये तो ऋणात्मक आ गया। इस वजह से हम इसे छोड़ देंगे और इस आंसर को सही मानकर दूसरी संख्या भी प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि पहली संख्या तो हमें पता चल चुका है। तो लिखा जाए, अतः पहली संख्या x बराबर 10 और दूसरी संख्या x प्लस 2 बराबर 10 प्लस 2 मतलब 12। इस तरह से दोनों संख्याएं प्राप्त हो जाएंगे। अब हम हल करेंगे छठवें प्रश्न का दूसरा सवाल, जो कि बहुत ही आसान सा सवाल है। इस सवाल में एक चित्र दिया गया है और इस चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे चित्र बना लिया जाए। एक तरफ
इस तरह से एक त्रिज्यखंड दिया गया है और बताया जा रहा है कि दी गई आकृति में ओ ए सी बी 3.5, जो ये ओ ए सी और बी है ना, ये एक त्रिज्यखंड है जो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, इसका जो रेडियस है वो बताया गया 3.5 सेंटीमीटर। तो ये भी होगा 3.5 सेंटीमीटर रेडियस वाले, त्रिज्या वाले एक वृत्त जिसका केंद्र O है का चतुर्थांश है। अब जैसे इसने कहा चतुर्थांश है, वैसे हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा, क्योंकि चतुर्थांश का मतलब 4 अंशों में बांटना होता है। तो पूरा यहाँ पे जो 360 का कोण होता है ना, वो 4 हिस्सों में जब बांटा जाएगा तो यहाँ पे 90 का एंगल मिलता है हमें। तो जब भी चतुर्थांश का है, हमें समझ जाना चाहिए कि थीटा का मान, त्रिज्यखंड का जो कोण है वो 90 डिग्री है। यदि इसमें बताया जा रहा है, यहाँ एक बिंदु दे दिया गया है डी, और बताया जा रहा है कि ओ से टी का जो डिस्टेंस है ना वो है 2 सेंटीमीटर। ओ से और डी के बीच की जो दूरी है वो दे दिया है 2 सेंटीमीटर। बाकी पूरा कितना था वो तो हमें मालूम है कि 3.5 सेंटीमीटर है। अब इसमें बताया गया है कि यहाँ बी से डी को मिला दिया गया है और इस भाग को छायांकित किया गया है, और इसी छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करके दिखाना है। तो बड़ा सा आसान सा ये सूत्र सवाल है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा और उसमें से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करना होगा, तब जाके हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो पाएगा। तो सबसे पहले जो जो बातें दिया गया है क्वेश्चन में उसको नोट कर लिया जाए। ये क्वेश्चन नंबर 6 का ख है। इसमें त्रिज्या बताया गया है 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड का जो कोण है थीटा वो हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि चतुर्थांश कहा था ना, तो मतलब मैंने पूरे को 4 से भाग दे दिया हूँ, तो एक अंश का, एक चतुर्थांश का कोण मिल जाता है। वैसे हमें याद रखना चाहिए कि 90 होता है चतुर्थांश का कोण। अब इसके अलावा इसमें ये जो ओडी है ना, ये भी बता दिया है 2 सेंटीमीटर, जो कि चित्र में ही दिख रहा है हमें। वैसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है तो लिख लिया जाए, लेकिन ओडी बराबर 2 सेंटीमीटर दिया है। इसके अलावा और किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है और कुछ बताया भी नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। हमसे कहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए, तो हम पहले फार्मूला बनाएंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए हम लोग पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर उसके बाद ये जो ट्रायंगल है ना, वो तो इस छायांकित भाग का हिस्सा है ही नहीं, तो इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे। तो ट्रायंगल BOD का क्षेत्रफल, ये चतुर्थांश कहने का मतलब ये एक त्रिज्यखंड ही तो है, इसीलिए इसका फार्मूला हो जाएगा पाई r स्क्वायर थीटा अपान 360। और जो यहाँ पे ट्रायंगल है ये तो एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का सूत्र 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे आधार हम लेंगे BO को और ऊंचाई लेंगे OD को। इसमें मान भर के इसे हल किया जाए तो पाई का मान सवाल में वैसे दिया नहीं है, लेकिन हम रख सकते हैं पाई का मान 22/7 और r का मान यहाँ है 3.5, स्क्वायर है इसीलिए मैं 2 बार लिखूंगा, और थीटा का मान है 90, अपान में है 360, माइनस 1/2 जो BO है, BO का मान है 3.5 गुणे OD का मान है 2। तो यहाँ 2 से ये 2 कट जाएगा,
90 से 360, 9 के पहाड़े में जो 36 है 4 बार में आता है, तो ये 4 बार में कट गया। और 3.5 का 2 गुना होता है 7, 3.5 है, 3.5 का 2 गुना है 7, तो ये 2 बार में कट गया। और इस 2 से ये 22 कट जाएगा 11 बार में। तो जो चीज़ें बच गई हैं उनको लिख लिया जाए, तो 11 गुणे 3.5 बटे में है 4 माइनस 3.5। अब इसमें से मैं 3.5 को कॉमन लेके भी हल कर सकता हूँ, या फिर इसके नीचे 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई भी कराया जा सकता है। तो मैं 3.5 को यहाँ कॉमन ले रहा हूँ, तो 11 बच जाएगा, माइनस यहाँ 1 बचेगा। 11 के नीचे अपान में 4 है, तो 3.5 इसके नीचे 1 लिया जाए, 1 का गुणा 11 में, और 4 का गुणा 1 में, और 4 का गुणा 1 में। तो इस तरह से यहाँ आ जाएगा 3.5 गुणे 11 में से 4 घटाया जाएगा तो 7 आएगा बटे में 4। तो 7 का गुणा करा लिया जाए, 7 पचे 35, 5 हासिल 3, 7 तरीके 21, 3 24, 24.5 बटे 4। तो 4 से इसका भाग दे दिया जाए, तो 4 के पहाड़े में 24 आएगा 6 बार में। अब दशमलव लगाया जाए, 5 आएगा 1 बार में, और 4 आएगा 1 बार में, 1 बचा, 8 होगा 2 बार में, और फिर होगा 5। तो इस तरह से सेंटीमीटर स्क्वायर में छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अगले सवाल में हमें एक ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं हमें ज्ञात है, जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, और एक अन्य त्रिभुज की भी रचना करनी है जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की संगत भुजाओं के 7/5 गुनी हो। सबसे पहले इस रचना करने के लिए एक रफ डायग्राम बना लिया जाए, फिर रफ डायग्राम की मदद से हम इस रचना को पूरा करेंगे। तो ये एक ट्रायंगल है जिसका कुछ नाम लिख लिया जाए, ABC। इसकी भुजाएं बताई गई हैं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल को बना लिया जाए, उसके बाद इसके समरूप त्रिभुज की रचना किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बनाऊंगा BC को। इस त्रिभुज का जो आधार है उसे बना लिया जाए। तो BC बताया गया है 6 सेंटीमीटर, इसलिए मैं यहाँ पे एक 6 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचा जाएगा। सबसे पहले इसका नाम है BC। अब जो बिंदु A है, अगर ये हमें पता चल जाए ना, तो हम B से A को और B से C को मिला देंगे और हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। तो A को पता करने के लिए 2 बातें बताई गई हैं। एक ये है कि B से जो A है वो 5 सेंटीमीटर दूर है, और C से जो A है वो 7 सेंटीमीटर दूर है। इसलिए अब क्या किया जाएगा कि कंपास को इतना फैलाना है कि कंपास की नोक अगर 5 पे है तो पेंसिल नोक 0 पे हो। कंपास की नोक अगर 5 पे है तो पेंसिल नोक 0 हो, मतलब दोनों के बीच की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर ले लेना है। और B से जो A है वो 5 सेंटीमीटर दूरी पे है, तो हम एक ऐसे चाप खींच लेंगे। ये चाप खींचने पे हमें A तो नहीं मिला, लेकिन B से 5 सेंटीमीटर दूर जितने भी बिंदु थे वो सब मिल चुके हैं। जरूर A इसी पे कहीं ना कहीं होगा। और अब हमें क्या करना पड़ेगा कि अब हम पेंसिल और कंपास के बीच की जो दूरी है उसे 7 सेंटीमीटर कर लेंगे। मतलब त्रिज्या हमें 7 सेंटीमीटर ले लेना है और C पर रखकर एक चाप खींचना है। इस चाप को थोड़ा और इधर बढ़ा लिया जाए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो चाप है वो, और ये जो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला चाप है वो एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे वही बिंदु A होगा।
अब ए से बी को और ए से सी को मिला लिया जाए। इस तरह से ट्रायंगल ABC तो बन गया। अब इसमें बताया गया है कि एक और त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं इस दी हुई त्रिभुज की भुजाओं के 7/5 गुनी हो। तो अनुपात बताया गया है 7/5 गुनी हो। मतलब जो नया वाला ट्रायंगल है उसकी भुजा अगर 7 है तो इसकी भुजा 5 होनी चाहिए। इसकी भुजा 5 गुनी है तो उसकी भुजा 7 गुनी होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि बी से एक किरण खींचेंगे। बी से न्यून कोण बनाते हुए एक किरण खींचा जाएगा और मान लिया जाए किरण BX है। अब जो है बी को केंद्र मानकर हमें इस किरण BC पर 7 बिंदुओं को अंकित करना है। ये 7 जो है ना, जो इसमें बड़ा होगा उतना करना होगा। कल हमने एक रेखाखंड का विभाजन किया था। रेखाखंड का जब विभाजन करना होता है तो दोनों को जोड़ते हैं, उतने चाप खींचते हैं। लेकिन यहाँ पे जब त्रिभुज की रचना करना होगा तो इससे जोड़ने की जरूरत नहीं है। जो बड़ा है उतने बिंदुओं को अंकित करने की आवश्यकता है। तो ये हो गया पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, चौथा, पांचवा और 7 बिंदु अंकित करने हैं। तो हमें इस किरण को और आगे बढ़ा लेना चाहिए। या तो हम इनकी दूरी को और कम ले सकते थे। तो इस किरण को और आगे बढ़ा लिया गया क्योंकि किरण को एक दिशा में हम अपनी इच्छा के अनुसार जितना मन करे आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमें 1 2 3 4 5 बिंदु मिल चुके थे। ये 6वां बिंदु और ये 7वां बिंदु हमें प्राप्त हो चुका है। सबका नाम लिखा जाए। B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7। अब क्या करना है हमें कि जो ये नीचे होता है ना, ये नीचे जो दिया होता है ये हमेशा इस ट्रायंगल के लिए दिया होता है। और जो नया त्रिभुज की रचना करना है उसका हमेशा ऊपर दिया होता है। तो हम क्या करेंगे, 5 मतलब B5 से C को मिलाएंगे। जो इसमें बड़ा हो उतने बिंदु अंकित करना है और जो नीचे हो उससे हमें C को मिलाना होता है। इस बात को याद रखना पड़ेगा। जो बड़ा हो उतने बिंदु अंकित करने हैं, नीचे जो दिया हो वहां से C को मिलाना होता है। अब क्या किया जाएगा कि हमें इस B7 से इसको मिलाएं हम लोग, और जो 7 है ना, यहाँ से एक समांतर रेखा खींचनी है जो इसी लाइन के समांतर होना चाहिए। जो B5C है इसी के समांतर एक रेखा खींचना है जो B7 से निकलनी चाहिए। तो समांतर रेखाएं कैसे खींचा जाता है, तो B5 को मैं केंद्र मानकर कोई भी त्रिज्या लेकर एक चाप बनाऊंगा और इस तरह से बनाऊंगा कि दोनों को काटे। अब B7 को केंद्र मानकर उतना ही त्रिज्या लेकर एक और चाप बनाऊंगा। और अब मुझे क्या करना है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को नापना है इस प्रकार से। और नापने के बाद जितना ये डिस्टेंस आया है उतना ही डिस्टेंस लेके यहाँ पे एक चाप खींच लेना है। अब जो ये पॉइंट मिला, इस पॉइंट को और B7 को मिलाते हुए जब मैं एक लाइन खींचूंगा तो अपने आप इसके समांतर बनेगा। तो B7 से इस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींचा जाए। इस तरह से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दोनों लाइनें एकदम समांतर बननी चाहिए। और समांतर रेखाओं को खींचने का यही तरीका होता है कि यहाँ पे इसी के समांतर खींचना था तो मैंने यहाँ से एक चाप खींचा हूँ, और उसी वैसा ही चाप यहाँ से मुझे समांतर रेखा खींचना था ना, तो यहाँ से मैं बना लिया हूँ। अब क्या है कि इसके बीच की दूरी नापा हूँ, उतना ही दूरी इसके बीच का नाप कर यहाँ पे चाप खींचा हूँ। फिर इसी को मिलाते हुए जब आगे बढ़ाया जाएगा तो समांतर रेखा बन जाएगा। और अब क्या करना होगा हमें कि BC को आगे बढ़ाना है। BC को आगे बढ़ा लिया जाए और मान लिया जाए कि BC जो है
और ये जो समांतर रेखा है वो एक दूसरे को सी डैश पर काटते हैं। अब आखिरी काम बाकी रह गया, और वो आखिरी काम है कि सी डैश से भी एक समांतर रेखा खींचना। तो सी डैश से मैं समांतर रेखा कैसे खींचूंगा? तो सबसे पहले जिसके समांतर खींचना होता है, अगर यहाँ पे समांतर रेखा में खींच रहा था, बात समझ में न आया हो, तो यहाँ भी दोबारा खींच रहा हूँ वैसे ही बिल्कुल। तो जो सी है ना, यहाँ से मुझे इसी के समांतर खींचना है ना, तो मैं यहाँ पे रखूँगा कंपास की नोक और एक चाप बनाऊँगा। फिर जहाँ से खींचना है वहाँ आते हैं और वहाँ से भी एक चाप बना लेते हैं ऐसे। अब जो है इन दोनों के बीच की दूरियों को नापते हैं। दोनों के बीच की जो दूरी है उसको नापने के बाद हम इसे केंद्र मानेंगे और यहाँ पे एक चाप खींचेंगे। इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वही दूरी इन दोनों के बीच की भी होनी चाहिए। अब इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाते हुए जब रेखा खींचा जाएगा तो इसके समांतर रेखा प्राप्त हो जाएगा। तो सी डैश से इस बिंदु को मिलाते हुए जब एक लाइन बनाया जाएगा तो ये दोनों रेखाएं हमें समांतर प्राप्त हो जाएंगी। अब जो है बस इस बी ए को आगे बढ़ाना है। जैसे हमने यहाँ पे बी सी को आगे बढ़ाया था, वैसे ही यहाँ पे बी ए को आगे बढ़ाया जाएगा और ये बी ए जहाँ जाके काटेगा वहीं पे हो जाएगा ए डैश। तो इस तरह से हमें दो त्रिभुज मिल चुके हैं। एक तो ये शुरू में जो ए बी सी मिला था वो, और उसी के समरूप त्रिभुज ये बड़ा वाला है। ये नीचे से हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन बिना इन्हें बनाए हम इन त्रिभुजों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसा त्रिभुज कहा गया था वैसा त्रिभुज तो बन चुका है, लेकिन इसको बनाया कैसे गया है इसे हमें रचना के चरण में लिखना होता है। तो यहाँ हेडिंग बना लिया जाए, रचना के चरण। जो जो काम हम अभी अभी किए हैं उन्हीं सारी बातों को अब पॉइंट वाइज हमें लिखते जाना है। तो सबसे पहले हमने ए बी सी त्रिभुज बनाया था, तो लिखा जाए सर्वप्रथम ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज ABC बनाए। सबसे पहले हमने क्या किया था कि ट्रायंगल ABC बनाया है जिनकी भुजाओं की माप ये है। इस बात को लिखने के बाद दूसरे स्टेप में हम लिखेंगे किरण बी अक्ष इस प्रकार खींचे कि कोण बी कोण सी बी एक्स न्यून कोण हो। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते थे कि भुजा रेखाखंड BC से न्यून कोण बनाते हुए किरण BX खींचे। तीसरे स्टेप में लिखेंगे किरण BX पर B1 B2 B3 डॉट 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 B7 इस प्रकार अंकित किए कि B1 बराबर हो B1 B2 बराबर हो B2 B3 डॉट 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 बराबर हो B6 B7 के। मतलब इन सबके बीच की दूरियां बराबर होनी चाहिए। इस प्रकार से हमने 7 बिंदुओं को बनाया था। अब जो है चौथे पॉइंट में लिखा जाएगा कि हमने B5 से C को मिलाया है। B5 से C को मिलाएं। और पांचवें पॉइंट में लिखा जाएगा इन समांतर रेखाओं के बारे में। तो B5C के समांतर रेखा B7C डैश खींचे जो बढ़ाई गई भुजा BC को बिंदु C डैश पर प्रतिच्छेद करे। इसके बाद छठवें स्टेप को यहाँ लिखा जाए। छठवां स्टेप था हमारा कि दोबारा से एक समांतर रेखा खींचा गया था।
तो इसमें लिखा जाएगा सी ए के समांतर रेखा सी डैश ए डैश खींचे जो बढ़ाई गई भुजा बी ए को ए डैश पर प्रतिच्छेद करती है। तो इस तरह से हमारा त्रिभुज बन के तैयार हुआ था। तो लास्ट में लिख देंगे इस प्रकार त्रिभुज ए डैश बी सी डैश ट्रायंगल ए बी सी के समरूप है तथा ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश की भुजा ट्रायंगल ए बी सी के भुजा के 7/5 गुना है। छठवें के चौथे प्रश्न में माध्यिका से संबंधित ये प्रश्न है जिसमें वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दिया गया है। तो दोनों बातों को सबसे पहले यहाँ लिख लिया जाए। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 तक दिया हुआ है। बारंबारता दिया गया है 6, 9, 12, 8 और 15। तो जब भी हमें माध्यिका निकालना होता है तो माध्यिका निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि संचयी बारंबारता, सॉरी यहाँ पे रहेगा संचयी बारंबारता। तो बारंबारता की मदद से हमें संचयी बारंबारता निकालना होता है। तो सबसे पहले 6 है ना, इसको लिख लिया जाता है। फिर 6 में इस 9 को जोड़ते हैं और यहाँ लिखते हैं 6 और 9 ये होगा 15 और 15 में 12 को जोड़ा जाएगा ऐसे तिरछा। 6 को जैसा है इसे ऐसे लिख देना है। फिर 6 में 9 को जोड़कर यहाँ लिखना है। फिर 15 में 12 को जोड़कर यहाँ लिखना है। तो 15 और 12 ये हो जाएगा 27। अब जो है 27 में 8 को जोड़ना है और यहाँ लिखना है। तो 27, 8, 35 और 35 में 15 जोड़ना है और 15 को जोड़कर यहाँ लिखना है। तो इस तरह से संचयी बारंबारता निकाल लेना है। अब संचयी बारंबारता निकालने के बाद इसे हमें जोड़ लेना है सबको। ये होता है यन और इसे एक बढ़िया से टेबल बनाकर उसमें लिखा जाता है सारी बातों को। तो इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो 6 और 9 15, 15 और 12 27, 27 और 8 35, 35 और 15 50। ये हमेशा इसी के बराबर आना चाहिए। अगर ये इसके बराबर ना आए तो मतलब इसको निकालने में ज़रूर कहीं ना कहीं गलती हुई है। तो इस तरह से सारी बातों को लिखने के बाद अब हमें क्या करना होगा, माध्यिका का सूत्र लिखना होगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे माध्यिका बराबर तो माध्यिका कहे या माध्यक कहे एक ही बात होता है और इसका फार्मूला होता है यल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ पूरे का अपान स्मॉल एफ इज इक्वल टू एच। अब हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि इस फार्मूले में जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू क्या है। तो इन सारी वैल्यू को इस टेबल में से ही लेना है हमें। तो कौन कहाँ चिपके बैठा है जब तक ये पता न चले तब तक हम यहाँ मान भर नहीं पाएंगे। तो आइए सभी मानों को इसमें हम ढूंढते हैं। तो यन का मान यहाँ 50 है तो यन का हमें आधा करना होगा। तो n/2 सबसे पहले निकाला जाए तो 50 का आधा 25 हो जाएगा। अब इसी 25 की मदद से हमें सारी चीज़ें पता चलेंगी। ये जो 25 है ना वो इन्हीं दोनों के बीच में है। 25 जो है 15 और 27 के बीच में होता है। तो इसका मतलब ये जो ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला, इसे हम लेते हैं संचयी बारंबारता, यही है सी एफ। तो यहाँ से हमें सी एफ मिल गया। और नीचे वाला तो कुछ नहीं है लेकिन नीचे वाले के जब सामने जाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा एफ।
तो स्मॉल एफ मिल गया बारंबार था। अब इसी के सीधे जाना है और ये वर्ग अंतराल में से हमें यच मिलेगा और यल मिलेगा। तो जो ये निचली सीमा होती है, लोअर लिमिट, यही है यल। और इन दोनों के बीच में गैप कितना है, तो इन दोनों के बीच में गैप है 10 का, अंतर है 10 का, तो वो होता है यच। तो इस तरह से सारी बातें हमें पता चल चुकी हैं। अब इसमें मान भर के सॉल्व कर लिया जाए। तो एल का मान है 20, तो यहाँ 20 लिख दिया जाए। और n/2 का मान तो 25 है, हम डायरेक्ट रख सकते हैं, या फिर 50 n का मान रख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट रख दे रहा हूँ, n/2 मतलब 25, माइनस सी एफ का जो मान है वो है 15, और एफ का मान है 12, एच का मान है 10, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर जो है 10 है। बस इसे हल करेंगे तो माध्यिका हमें मिल जाएगा। 25 में से 10 घटाएंगे, 25 में से 15 घटाएंगे, 10 आएगा बटे 12, गुणे में है 10। इसे हम 2 से काट देंगे तो ये 5 और ये 6 बार में कट जाएगा। तो 20 प्लस जो इसका गुणा कराने पे 50 बटे में 6, फिर से इसे 2 से काट दिया जाए तो 25 बटे 3, और यहाँ है 20। अब 20 का गुणा इसमें होगा 60, और इसके नीचे 1 है, 1 का गुणा 25 में करेंगे तो 25 बटे में 3 एकम 3। इसको जोड़ लिया जाए, जोड़ने पर होगा 85 और 85 बटे 3, तो यही हमारा माध्यक हो जाएगा। हम इसे भाग देके दशमलव में भी बदल सकते हैं। तो माध्यिका या माध्यक बराबर 85 बटे 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसे 3 से भाग दे दिया जाए तो ये हो जाएगा 28.33।